सो वेलकम एवरीवन। आई एम मनीष एंड आप सभी के लिए हम लोग एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो हमारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम PYQs जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। देन हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम जो ज्योग्राफी में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम आपकी टेस्ट भी चालू कर देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे हम टॉपिक डिस्कस करते चले आपको उसके साथ नोट्स बनाने हैं, और जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं उसकी PPT भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या वो मोर देन इनफ है आप सभी के लिए। देखिए, ये कहना कि आप एग्जाम्स में 100% जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे फ्रॉम दिस सीरीज, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसका सीधा सा एग्जांपल है। देखिए, आपकी कैसी अप्रोच होती है इन एग्जाम्स, उस पर भी आपका अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग इंडस रिवर। क्वेश्चन वाज, उन्होंने पूछा कि जो आपकी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो सारी एक जगह आके मर्ज होती है एक रिवर में। तो क्वेश्चन वाज कि जो ये वाला पार्ट है, जो एक सिंगल पॉइंट एक रिवर आके मिल रही है, ये कौन सी रिवर है। ठीक है, अब देखिए उस वक्त तक कोई भी नोट्स में या किसी बुक में मेरे ख्याल से ऐसा लिखा हुआ नहीं था कि इसको हम ये रिवर कौन सी है। ठीक है, वैसे इसका आंसर सतलज रिवर था। अब मैं ये कहूँ कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था या मैं ये कहूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, रीज़न क्या है उसका कहने का। देखो, आपकी जो NCERT है उसमें एक स्टेटमेंट है कि चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो उस वक्त जब आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो इट्स नॉट ईजी कि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि आपके दिमाग में वो आएगा कि चेनाब कुड बी द आंसर, क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है। बट बिकॉज इस सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है तो लार्जेस्ट रिवर को ही हम कंसिडर करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया था, सतलज रिवर। यही वजह है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि यदि हम ये सीरीज डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। बट कहने का मतलब ये है कि देखिए आपकी अप्रोच क्या होगी इन एग्जाम, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज आप 8 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आपके लिए हम प्रेजेंट कर पाएँ, सो दैट आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, हमारा ये टारगेट होगा, फिर हम टेस्ट सीरीज भी लेंगे। तो चलिए एक आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं सो दैट हम इस सीरीज को स्टार्ट कर सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर आप सभी ने बहुत जगह सुना होगा कि एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर। बहुत सारी एग्जाम्स में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एक टॉपिक के रूप में भी आपको दिया जाता है। हम लेटर ऑन हर चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेयर 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज एटमॉस और सेकंड आपका स्पेरिया। ठीक है, कौन कौन सा है, फर्स्ट इज एटमॉस, सेकंड इज स्पेरिया। एटमॉस का मतलब क्या है आपका, एयर। स्पेरिया का मीन्स काइंड ऑफ कवर या एनवलप। ठीक है, अब यहां से आप क्या डेफिनेशन बता सकते हो एटमॉस्फेयर की, कि एयर जो अर्थ को एनवलप की तरह कवर कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एटमोसफियर, विच मीन्स जो आपकी अर्थ है उसको चारों तरफ से कवर कर रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब यदि आप अर्थ एक स्पेरिकल जियोइड शेप अर्थ का, तो उसके चारों तरफ क्या हो रखा है, एक ब्लैंकेट काइंड ऑफ एक एनवलप की तरह पूरी तरीके से उसको कवर कर रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमोसफियर। ठीक है, मोर प्रिसाइजली हम इसकी डेफिनेशन देखें एटमोसफियर की तो क्या हो जाएगी कि एटमोसफियर इज अ मिक्सचर ऑफ
various gases which envelop the अर्थ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? वेरियस गैसेस जो अर्थ को क्या कर रखा है, एक एनवलप की तरह कवर कर रखा है। ठीक है, उसी में जो भी अर्थ के चारों तरफ एक्टिविटीज हो रही है वो बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, अब वेरियस गैसेस कौन कौन सी है आपके लिए, इसको अलग कलर से लिखते हैं। कौन कौन सी है वेरियस गैसेस? इसमें फर्स्ट आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन, सेकंड आपकी हो जाएगी ऑक्सीजन, थर्ड आपकी हो जाएगी आर्गन, फोर्थ आपकी हो जाएगी CO2। ठीक है, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन देखें हम, तो जो आपकी नाइट्रोजन है वो अराउंड 78% है एटमॉस्फेयर का पार्ट। ऑक्सीजन कितना आपका 21%। देखिए वैसे तो जो ऑक्सीजन है आपकी 20.95 है, बट हम इसको समझने के लिए, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, तो हम इसको 21 कंसिडर करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों में कितना पार्ट है ऑक्सीजन का, वो सॉरी एटमॉस्फेयर का 99। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जो आपकी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है वो दोनों ही कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर के कंसंट्रेशन में, 99%। अब बची आपकी आर्गन, वो है 0.93%, और फिर आपकी ऑक्सीजन जो है 0.036%। अब देखिए इसको, ये आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों है इम्पोर्टेंट? देखिए हमें पता है कि CO2 का हम जो ह्यूमन बींग्स है कंटिन्यूसली बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है आपको NCERT में मिलेगा, बट अब आप इसको करंटली जब सर्च करोगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपको क्या मिलेगा, ये 4.42 या 46%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी CO2 एटमॉस्फेयर में है उसका कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी के रिगार्डिंग एक और हमारा फिनोमिना वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे आगे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जाम के रिगार्डिंग? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इनको अरेंज कीजिए, जो आपकी ये हमने डिस्कस करी चारों जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड CO2, इसको आप सीक्वेंशली अरेंज कीजिए तो आप इजीली इसको अरेंज कर पाएंगे। देखिए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस में कुछ और गैसेस है, जैसे कि आपकी हीलियम हो गई, आपकी क्रिप्टोन हो गई, नियोन हो गई और हाइड्रोजन हो गई। ये आपसे पूछा नहीं जाता, ये मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो फिर भी आप देख लीजिए, ये हो गया। अब देखो हम एटमॉस्फेयर में दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, कंपोजिशन, दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपोजिशन में हम गैसेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। और स्ट्रक्चर में हम वर्टिकल अरेंजमेंट पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का, जिसमें वर्टिकल अरेंजमेंट में क्या क्या है आपके, कि वर्टिकल अरेंजमेंट मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, पहले लेयर होगी हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर सेकंड लेयर होगी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समझ आया? हम गैसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कंपोजिशन डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर का, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे अब वाटर वेपर को। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि दो चीज़ें पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर में, पहला आपका कंपोजिशन, फिर हम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो पहले हम क्या ले रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने ऑलरेडी इसमें गैसेस डिस्कस कर ली। देखिए कुछ, चलो इससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ कंपोजिशन के रिगार्डिंग। देखिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको लिखते चलिए नोट्स के रूप में।
पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 99% ऑफ एटमॉस्फेयर है आपका कॉन्सेंट्रेशन उसका, वो कहाँ तक लिमिट हो रखा है, 32 से 35 किलोमीटर्स तक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो मेजोरिटी ऑफ द गैसेस है उनका कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारी गैसेस खत्म हो गई, बट 99% की हम बात कर रहे हैं कि वो यहीं तक लिमिट हो रखा है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है हमारे लिए कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो आफ्टर 120 किलोमीटर्स ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, CO2 एंड वाटर वेपर है वो आफ्टर 90 किलोमीटर्स क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इनसे। अब देखिए कंपोजिशन पे फिर से आते हैं। गैसेस हमने डिस्कस कर ली। सेकंड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर देखो, वाटर वेपर का फॉर्मेशन कैसे होगा, बाई इवोपरेशन, जहाँ वाटर होगा वहाँ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इवोपरेट होके क्या बनेगा हमारा वाटर वेपर। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम पोल से ओ सॉरी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, इक्वेटर स्पेस का कॉन्सेंट्रेशन हम 4 से 5% मान के चल रहे हैं, और आपका जो पोल्स पे है ये 1% से भी कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, और यहाँ पे इक्वेटर पे डायरेक्ट इंसोलेशन की वजह से क्या है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वाटर वेपर का जो कॉन्सेंट्रेशन इन एटमोसफियर वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका एटमोस इस वाटर वेपर कैसे इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर वेपर है वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है उनके लिए ट्रांसपेरेंट होगी, और जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन होगी उनके लिए क्या होगी, ओपेक होगी। मतलब ये हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, आया समझ, ये क्या करेगी, पहला तो जो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल डिक्रीज होता जाएगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो हीट एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको कि वाटर वेपर का दो पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए इसमें। अब हम डस्ट पार्टिकल, जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था कंपोजिशन का, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके दो सोर्स है आपके, एक तो नेचुरल और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल आपके जो वोल्केनिक इरप्शंस है उससे, ऐश हो गई, पोलन्स हो गए, और वेरियस अदर सोर्सेज। ठीक है, जिसमें सोइल डस्ट भी हो गया। इसमें आर्टिफिशियल में क्या हो जाएंगे आपके, जो आर्टिफिशियल में जो नेचुरल नहीं है, हमने ह्यूमन बींग्स उसको जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो भी फॉसिल फ्यूल्स का हम एमिशन कर रहे हैं वो हो गया। इसमें हम कुछ भी आपका जो भी बर्निंग से या वेरियस अदर सोर्सेज से जो भी एमिशंस हो रहे हैं, और ठीक है, ये हमारा आर्टिफिशियल का पार्ट हो गया। अब देखो डस्ट पार्टिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डस्ट पार्टिकल्स किसका काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, देखिए जो डस्ट पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर में है वो फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं इन एयर। इसका क्या मतलब है कि एटमॉस्फेयर, इनकी साइज बहुत कम होती है, ये बहुत लाइट होते हैं, तो ये आपके एटमॉस्फेयर में इतनी कैपेसिटी है कि ये इनको ग्रेविटी में सेटल नहीं हो पाते और ये फ्रीली फ्लो कर पाते हैं इन द एटमॉस्फेयर। अब ये क्या करेंगे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इनके जो वाटर मोलिक्यूल्स है वो कंडेंस कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, आपके क्लाउड्स या फॉग का फॉर्म फॉर्म करेंगे। ठीक है,
ये हो गया किसके रिगार्डिंग, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। क्या क्या कौन काम कर रहा है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का, आपके जो डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। अब हम एक इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट जो गैसेस थी उसमें एक गैस है CO2। क्यों इम्पोर्टेंट है CO2? CO2 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो CO2 रेगुलेट कर रहा है। कैसे रेगुलेट कर रहा है? वाटर वेपर में हमने देखा कि जो वाटर वेपर है वो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशंस है उनके लिए ट्रांसपेरेंट है, और जो आउट गोइंग है उससे वो क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्व कर रही है। वैसे ही CO2 भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इवन CO2 इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो CO2 क्या कर रही है, जो भी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सन, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, इसके आसपास क्या होगा आपका, इसको ऐसे बना लेते हैं, दिस इज ये आपका अर्थ हो गया, दिस इज द सन। अब इसके चारों तरफ आपका क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ से आपकी सनरेज आ रही है अर्थ पे, जो आपका ये CO2 है इन द एटमॉस्फेयर फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, बट जब आपकी ये रेडिएशन वापस अर्थ से निकलेगी तो ये क्या करेगा, CO2 कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसको धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा, सो दैट जो अर्थ पे टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो सके, ठीक है। इसीलिए अर्थ पे बिकॉज ऑफ CO2 एंड वेरियस अदर ग्रीन हाउस गैसेज, ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है कि टेम्परेचर सुटेबल हो रहा है फॉर वेरियस लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा प्रोसेस है इन विच जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है वो हीट को जो एब्जॉर्ब करती है और जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कौन सी गैस हो गई हमारी, CO2। कैसे रेगुलेट कर रही है टेम्परेचर को, बाई एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो, अब हमारा दूसरा पार्ट एटमॉस्फेयर का, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है स्ट्रक्चर में, मैंने बताया आपको पहले भी कि हम वर्टिकल अरेंजमेंट हमारे एटमॉस्फेयर का देखेंगे जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज द अर्थ, राइट, ये आपकी अर्थ हो गई। अब इसमें हम फिर से देखिए, दिस इज द अर्थ। अब यहाँ से हम यदि अर्थ ऊपर जाएंगे तो हम लेयर्स बनाए, तो क्या क्या लेयर आएगी आपके, ठीक है। पहली आपकी लेयर हो जाएगी कौन सी, ट्रोपोस्फियर। फिर आपकी लेयर हो गई स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ये आपकी थर्मोस्फियर, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, एक्सोस्फियर। कौन कौन सी लेयर्स हो गई आपकी, दिस इज ट्रोपोस्फियर, दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज मेसोस्फियर, एंड दिस इज थर्मोस्फियर, ठीक है। देखिए जो थर्मोस्फियर है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों है ये लेयर, बिकॉज जो भी वेदर एक्टिविटीज़ है वो किस में होगी, आपके ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। जो भी वेदर फिनोमिनाज हो रहा है और इवन जो भी बायोडाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी हो जाएगी हमारी, ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी हाइट कहाँ तक है, देखिए इसकी जो इक्वेटर है, एग्जाम्स के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो इक्वेटर है वहाँ पे इसकी हाइट 18 किलोमीटर है, और जो पोल्स है वहाँ पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर है, और इसकी एवरेज हाइट हम लेते हैं कितनी, 13 किलोमीटर, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको बुक्स में मिलेगा, बट यहाँ पे जो मैं वो बता रहा हूँ आपको जो NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ये वेरिएशन क्यों है, जो आपकी ट्रोपोस्फियर की हाइट में इक्वेटर्स और पोल्स पे वेरिएशन क्यों है, इसका क्या रीजन है। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। जो आपकी ट्रोपोस्फियर है, इक्वेटर पे उसकी हाइट कितनी है, इक्वेटर पे उसकी हाइट है 18 किलोमीटर, और पोल्स पे उसकी हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर, ठीक है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपका
ट्रोपोस्फियर है उसकी इक्वेटर पे कितनी हाइट है, पोल्स पे कितनी, और इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है बिकॉज ऑफ, देखिए हम सबको पता है जो इक्वेटर है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आपका जो पोल्स है वहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट से क्या होगा, फॉर एग्जांपल यदि हम इसको इक्वेटर कंसिडर करें और ये हमारा पोल्स हो जाए, तो देखो यहाँ पे जो कन्वेक्शनल करंट्स है वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये क्या हो जाएंगे, इसको जो टेम्परेचर है वो धीरे रिड्यूस होगा कंपेयर टू दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर कम है और हम कन्वेक्शनल करंट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होगा कि इसकी हाइट ट्रोपोस्फियर की जो इक्वेटर है वहाँ पे ज़्यादा होगी और आपके पोल्स पे इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है, अब एक बार हम पीछे चलते हैं। तो हमारा हो गया ट्रोपोस्फियर के रिगार्डिंग। और एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कैसे डिक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर जो हमारा है विद रेस्पेक्ट टू हाइट वो कैसे डिक्रीज होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो देखो 165 मीटर्स में अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और इसी को अलग तरीके से और लिख सकते हैं हम कि 1000 मीटर्स या 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका इस रेट से, जितना फॉर एग्जांपल यदि हम 1 किलोमीटर हाइट पे रीच कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा आपका, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम कि जो आपका ट्रोपोस्फियर है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देन स्ट्रेटोस्फियर में फिर इंक्रीज होगा, मेसोस्फियर में डिक्रीज होगा, फिर आपका थर्मोस्फियर में इंक्रीज होगा एंड देन एक्सोस्फियर में इंक्रीज ही होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट लेयर है, वो क्या है कि जैसे ही ट्रोपोस्फियर यहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सी हाइट पे, 18 किलोमीटर आपका इक्वेटर, पोल्स पे 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होगा उससे पहले एक और आपकी जोन आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोपोज, विच मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, बट जो ये अलग लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोपोज बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, उसका नाम क्या है, ट्रोपोपोज। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, विच मीन्स यहाँ पे ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, जो भी यहाँ तक डिक्रीज हो चुका है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो ही रहेगा। इसका जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है वो रीच कर जाएगा 18 डिग्री -18 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका पोल्स है वो 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बात समझ आई। फिर इसके ऊपर चलेंगे हम, कौन सी लेयर आएगी आपकी, स्ट्रेटोस्फियर। इसकी हाइट क्या होगी आपकी, 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स तक। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा, आपका ओजोन। ओजोन क्या है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3। ओजोन देखिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। प्रोटेक्टिव लेयर का कैसे, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज है उनसे जो भी लाइफ फॉर्म्स है अर्थ पे उसको प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये लेयर कौन सी, ओजोन लेयर, जो भी यूवी रेज आती है हमारी सन रेज में उसको फिल्टर करती है, फिर वो अर्थ पे रीच करती है। यदि ये ना हो तो क्या होगा, हमारे स्किन बर्न्स होंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। देखिए अब ओजोन को हम डिस्कस करें तो आपने पढ़ा होगा कि ओजोन एक तो आपके स्ट्रेटोस्फियर में होगी और एक आपने एक और नाम सुना होगा ओजोन का, वो क्या है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। इसी ओजोन को हम बेड ओजोन भी बोलते हैं। कौन सी ओजोन को, ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है उसको हम बेड ओजोन भी बोलते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड ओजोन। अब देखिए जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी बोलते हैं। हम जब पोल्यूशन डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो आपका ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है, जो बेड ओजोन भी है, वो क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, सनलाइट प्लस आपका नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे क्या होगा, आपका जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसका फॉर्मेशन होगा। अब ओजोन को, इसको हम पूरा डिटेल में एक लेक्चर लेके आएंगे, ओजोन डिप्लीशन भी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको यहीं तक रखते हैं।
दो लेयर्स हमने डिस्कस करी, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर हो गई आपकी, स्ट्रेटोस्फियर हो गई। सेम जैसे ट्रोपोस्फियर है उसी के जस्ट ऊपर क्या आएगा आपका, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या आएगा आपका, स्ट्रेटोपोज। सेम इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद हाइट। इसमें क्या हो रहा था ट्रोपोस्फियर में, टेम्परेचर डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू हाइट। अब इसके ऊपर कौन सी लेयर है, मेसोस्फियर, जिसकी हाइट कितनी है 50 टू 80 किलोमीटर। सेम वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, मीजोपोज। पोज मीन्स यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, वो सॉरी टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट, यहाँ पे ना चेंज ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। अब कौन सी लेयर है आपकी, अब आपकी लेयर है थर्मोस्फियर, ठीक है। अब देखो थर्मोस्फियर में एक इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, आइनोस्फियर। आइनोस्फियर क्या कर रहा है, जो भी इसमें क्या है, वेरियस आयंस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी रेडियो वेव्स है, रेडियो कम्युनिकेशन है, वो पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ आइनोस्फियर। ये क्या कर रहा है, जो हमारी अर्थ से जो भी आपकी जो रेडियो वेव्स जा रही है उनको क्या कर रहा है, ये वापस अर्थ पे सेंड कर रहा है। सो दैट इसी की वजह से जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पा रहा है। कौन सी लेयर की वजह से, मेसोस्फियर में क्या है आपकी, ओ सॉरी थर्मोस्फियर में आपकी कौन सी, आइनोस्फियर, ठीक है। ये आपका हो गया। देखो फिर से देख लो इसको, ट्रोपोस्फियर में आपका टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू हाइट डिक्रीज होगा, स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज होगा, मेसोस्फियर में फिर डिक्रीज होगा, फिर आपकी थर्मोस्फियर में फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और आप कौन सी लेयर बची, एक्सोस्फियर, इसमें कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हमने तीन चीजें देखी, फर्स्ट इज गैसेस, सेकंड वाटर वेपर, थर्ड इसमें डस्ट पार्टिकल्स। एग्जाम के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन है वो आफ्टर 120 किलोमीटर्स नेग्लिजिबल है, CO2 एंड वाटर वेपर 90 किलोमीटर्स के बाद नेग्लिजिबल है। फिर एक और फैक्ट देखा हमने कि जो आपका 99% ऑफ गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ तक लिमिट है, 32 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक, ठीक है। वाटर वेपर का देखा हमने, इक्वेटर पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, अराउंड 4 to 5%, और पोल्स पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने 5 लेयर पढ़ी, उसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे याद रखना है। द स्मार्ट माइंड थिंक एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, इस टी का मतलब है ट्रोपोस्फियर, एस का मतलब स्ट्रेटोस्फियर, एम का मीन्स मेसोस्फियर, इसका मतलब थर्मोस्फियर, और यहाँ पे ई का मतलब एक्सोस्फियर, ठीक है। ये वर्टिकल अरेंजमेंट था। इसमें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, और फिर सेकंड हमारे लिए स्ट्रेटोस्फियर। उसमें क्या आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर को हम एक नेक्स्ट क्लास लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल में ओजोन डिप्लेशन भी पढ़ेंगे, सारी जो भी हमने जो गुड ओजोन, बैड ओजोन का फॉर्मेशन जिसको हम ट्रोपोस्फियरिक ओजोन भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। आज इस लेक्चर को यहीं हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।